किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। आज मैं अभी अपनी साथी सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करता हूं पहले कि वो मामला क्या है ये इजराइल का, उस पर कुछ खुलासा करेंगी और फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सुप्रिया जी। धन्यवाद पवन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हैं वो देश में रहकर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जैसा कि पवन जी ने कहा, शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका से हुई थी और कैसे उसने भाजपा के लोकसभा 2014 और 5 राज्यों में भाजपा की सहायता करी थी। फिर पेगासस का मामला सामने आया जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमिश्नर्स के आसपास और अपने ही लोगों पर जासूसी कराई गई। और अब ये जो नया मामला सामने आया है ये एक बड़ी खबर है और ये खबर बताती है ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसका एक्सपोजे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं लिखकर दावा कर सकती हूं कि इसको भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या पता चला है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ताल अनान 50 वर्षीय एक इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं। उनका ये दावा है और ये सारी जो रिपोर्ट आई है वो अंडर कवर 8 महीने की कड़ी मेहनत, अंडर कवर रहने के बाद फिजिकल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्या दावे किए गए, उसकी क्या पुष्टि हुई, अकाउंट्स कैसे ट्रैक हुए, उसके बेसिस पर आई है। तो नटशेल में अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि कभी करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। इसके फुटप्रिंट इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया और आपको सबको पता है कि बिना सरकार की सहमति हुए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये क्या क्या करते हैं। आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है, उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं। लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे, शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है JORGE, आई थिंक इन द डायलेक्ट देयर इट्स कॉल्ड ओरे। टीम ओरे का ये दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं। वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं, वो हर जगह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला सकते हैं, उनके बॉट्स होते हैं,
उनका एक ऑलमोस्ट प्राइवेट मिलिशिया है सोशल मीडिया पर, और वो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जहां की सरकारें उनको एंगेज करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करके फैलाया गया है। ये एक फेक पिटिशंस फैलाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, और हम दिक्कत के सवाल से शुरू करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। और मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूं। एक फेक न्यूज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किसी छोटे से अकाउंट से, जिसके 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, ऐसे अकाउंट से लगा दी जाती है। उसके बाद जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है वो उसको फैलाना शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसको शेयर करते हैं, उस फेक न्यूज को, उस डिसइंफॉर्मेशन को। और उसके बाद जो अधिकांश मीडिया है, स्पेशली जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर हैं, वो उसको गॉस्पल ट्रूथ, सत्य वचन मानकर अपने टीवी चैनलों पर लगा देते हैं। उस पर पूरी शाम, पूरी रात, पूरे दिन बहस होती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों के दिमाग में एक ये संशय डाला जाता है। और उसके बाद जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। और मैं आपको एक उदाहरण से ये बता देती हूं। ये फोटो है मिस अमूल्या लियोना की। इन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में, उन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हमारी केरला स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन की जो मीवा जॉली जी हैं, वो राहुल गांधी जी से केरला में मिली, उनके साथ चली। एक छोटे से ट्विटर अकाउंट ने ये फेक कैंपेन शुरू किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल जी के साथ आई है। इसको तुरंत राइट विंग ने पिकअप किया, भाजपा के हैंडल्स ने पिकअप किया, उनके फेक न्यूज सरगना की टीम ने पिकअप किया, तमामों मंत्री, तमामों एमपीज ने इसको पिकअप करके ये फेक न्यूज कैंपेन चलाई। फैक्ट चेक जब हुआ तो सच सामने आया। लेकिन उस दौरान ये व्हाट्सएप पे, ये टेलीग्राम पर, ये मेल पर, ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाया जा चुका था। ये तो झूठ हो गया कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, आप राहुल जी पर बेकार का आक्षेप लगा रहे थे। अब ये और भी सिनिस्टर प्लॉट है, ये और भी डेंजरस है। ये कैसे होता है, और इसी में इजराइल के इस फर्म का रोल भी सामने आता है कि कैसे ये डिसइंफॉर्मेशन एक बड़े सुनियोजित तरीके से फैलाई जाती है। आप सबको याद होगा उदयपुर का कन्हैया हत्याकांड, उसने सबकी रूह हिला दी थी। जो हुआ वो सर्वथा गलत था। राजस्थान की सरकार ने एक डिसाइसिव एक्शन लिया और तुरंत बहुत बड़ा एक और भी बड़ी घटना होने से बचाया। लेकिन आपको अगर याद हो तो राहुल गांधी जी का वायनाड में दिया वो स्टेटमेंट, किन्हीं लेफ्ट एक्टिविस्ट ने उनका दफ्तर आके तोड़ फोड़ किया था। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। वहां से वो स्टेटमेंट काटा गया, उसको उदयपुर से एसोसिएट किया गया और उस मामले को तूल पकड़ाया गया। और इस मामले को फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद और उनके मंत्रीगण थे। जब पर्दाफाश हुआ तो ट्वीट्स डिलीट हुए। लेकिन असलियत यह है कि इस तरह का नैरेटिव एक आतंकी घटना को लेकर समुदायों में विषाक्त फैलाने पर हो रहा था। और इसीलिए कुछ सवाल हैं जो हम लोग जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि यह पैटर्न एक है। 2016 में एक खबर आई थी, आपको याद हो, सैन बर्नार्डिनो शूटिंग के बाद कि कैसे एप्पल ब्रेक नहीं कर रहा था सॉफ्टवेयर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस समय इजराइल की एक कंपनी थी सेलेब्राइट, उससे एक सॉफ्टवेयर खरीदा था। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम सिर्फ कुछ ही सवाल आपके सामने पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आई है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है? आप फेक न्यूज के बारे में क्या करना चाहते हैं? आपको फैक्ट चेकर्स से इतनी दिक्कत क्यों है? फैक्ट चेकर्स को आप जेल में डालते हैं और आपका पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो है वो अगर सवाल पूछिए तो उसको झूठा साबित कर देता है। दूसरा, पेगासस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला गया। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमिटी थी उसने कहा कि सरकार ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था।
लेकिन इन सब का जो लब्बो लबाब है वो ये है कि फेक न्यूज जिस तरह की देश में फैलाई जा रही है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसमें कितना हाथ बीजेपी की आईटी सेल का है और कितना योगदान आपके ऐसे तथाकथित पार्टनर्स का है जिनको आप लेकर इस देश में आए हैं, चाहे वो इजराइल से हो या कहीं और से हो। अभी क्योंकि रिपोर्ट्स इजराइल से आ रही हैं, इस फर्म की टीम औरे की, तो हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कोई कमिटी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, क्या आपका आईटी डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी विचार कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो असलियत यह है कि लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले, इस देश के साथ लोकतंत्र में खिलवाड़ करने वाले, लोगों के इलेक्टोरल चॉइसेस पर प्रहार करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह सरकार इतने सुनियोजित तरीके से यह कर रही है और इसमें मदद ऐसी कंपनीज की ले रही है जो फॉरेन कंपनीज है, जिनको हमारे चुनाव में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में इंटरफेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसमें हमारा देश के महत्वपूर्ण लोगों का डेटा आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उस डेटा को एक विदेशी कंपनी के हाथ में सुपुर्द करके। अब राहुल जी का फोन पेगासस में था या और बड़े उनके अपने मंत्रियों का, अश्विनी वैष्णव का भी शायद उसमें नाम आता है, इन सब का आपने डेटा भी विदेशी कंपनी को दे दिया। आप सोचिए कि किस स्तर पर रूलिंग पार्टी इस देश की किस स्तर पर गिरकर राजनीति खेलती है। एम्स तो बना नहीं पाए, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका नाम एम्स है, एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। हम तो एम्स बना बना के खुश होते थे कि हमने एम्स बना दिए पूरे देश में। ये मोदी जी की सरकार इजराइल के साथ मिलकर एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशन एम्स लाई है। इसका अर्थ यह है कि हम सब के फोन्स हैक करना या हम सबको इतनी गलत सूचना भर देना समाज में कि समाज को मालूम ही नहीं पड़े कि सच क्या है, गलत क्या है। अफवाहों का एक तरह से तकनीकीकरण कर देना। जो संघ जाना जाता है अफवाहों का, उनका ताकत ही अफवाहों से आती है। अब उस संघ की सरकार के हाथ में तकनीक आ गई है कि अफवाहों का कैसे तकनीकीकरण हो जाए और कैसे अफवाहें एक क्लिक में पूरे देश में फैल जाएं और लोग उसको सच मानने लगे। और उसका क्या प्रभाव हो सकता है, चुनाव में तो उसका प्रभाव होता ही है, लेकिन सामाजिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने में उसका किस तरह का दुरुपयोग होता है वो आपके सामने है। आपके सवाल। हमारे पास तो एजेंसीज नहीं है साहब कि तथ्य इस तरह से आए, हम तो आप ही पर निर्भर करते हैं। और ये काफ़ी पत्रकार कई महीनों से, जैसा कि सुप्रिया जी बता रही थी, कई महीनों से ये पत्रकार खोजी पत्रकारिता करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जहां ये उस कंपनी के, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इजराइल की कंपनी की, उस कंपनी के अधिकारियों से उन्होंने बात की अंडर कवर बनकर, और उस बात के आधार पर ये सारे तथ्य निकले हैं कि कहाँ कहाँ किन किन देशों में उन्होंने चुनावों पर प्रभाव डाला है। ये पूरी एक खोजी पत्रकारिता है, एविडेंस के साथ, तथ्यों के साथ इन्होंने छापा है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने दो एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है?
ये किसने खोले, ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है, आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब।